Hello and good evening to all students. So students, we have done already one lesson, which is India size and location. So in this video we are doing our lesson 5 of geography, social science, natural vegetation and wildlife. So this is the name of the lesson. So let's start. So beta, this chapter is totally factual based, and you will get to see so many data related to the vegetation and wildlife. So let's get started. So India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world, where majority of the Earth's species found. अब इंडिया जो है दुनिया का 12वां सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी वाला कंट्री है. दैट मीन्स कि इंडिया उन 12 देशों में से एक है जहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन बहुत बड़े लेवल पे पाई जाती है. सो ये एक डेटा यहाँ पे दिए गए हैं बेटा, ये देखिए 47,000 प्लांट स्पीशीज़. सो इन इंडिया वी हैव 47,000 टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़. And in 47,000, 15,000 of are flowering plants, which cover 6% of the total world's production of flowering plants, and 90,000 animal species are found in India. And in the same way, 2,546 species are found of fish. So this was all about the vegetation and the wildlife, overall introduction of the vegetation and wildlife. So इस लेसन में बेटा मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं उन्हीं में से आपको पढ़ा रहा हूँ. और एक चीज़ और मैं और कहना चाहूँगा कि जितना भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, इट इज़ 100% ऑथेंटिक एंड इट इज़ 100% अकॉर्डिंग टू NCERT. इसमें एक भी फैक्ट कुछ भी गलत नहीं हो सकता है. मेरी जितनी भी वीडियोस आई हैं, सभी वीडियोस मेरी एकदम एक्यूरेट है. तो आपको किसी 1% भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है. आप जो है अपने नोट्स बनाएंगे और अपना पढ़ाई पे फोकस करेंगे. कुछ वीडियोस पे डिसलाइक्स भी आ रहे हैं, इट्स ओके, होता है ऐसा. तो उसको हम इग्नोर करते हुए ऐसा नहीं सोचेंगे कि कुछ गलत इसमें करवाया जा रहा है. आई एश्योर यू दैट 100% ऑथेंटिसिटी. Whatever the content I am teaching you, it's 1000% accurate and authentic. So don't worry about it. So अब इस लेसन में जो है जैसे जैसे है ये हम जो है स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एंड जो भी चीज़ें आएंगी वो समझते जाएंगे. अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात की गई है. सो नेचुरल वेजिटेशन refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by human for long time. This is termed as the वर्जिन वेजिटेशन. सो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया गया है. इट इज़ रेफर टू द प्लांट कम्युनिटी, एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो नेचुरली ग्रो करती है विदाउट एनी ह्यूमन एड. किसी भी इंसान की मदद के बिना ये जो है अपने आप हो जाते हैं. और इसके भी दो पार्ट्स हैं, एंडेमिक एंड एक्जोटिक. सो एंडेमिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया, एंड इन द सेम वे एक्जोटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच इज़ नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया. That means the exotic plants are foreign species, ऐसा हम कह सकते हैं. तो ये था हमारा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में. अब देख लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन. कौन से फैक्टर्स हैं जो वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं. तो पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है और पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे. पहला है हमारा रिलीफ. तो रिलीफ क्या होता है? रिलीफ इज़ एन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एलिवेशन ऑफ एन एरिया. सो रिलीफ क्या होता है? किसी भी एरिया का हाईएस्ट और लोवेस्ट एलिवेशन होता है. एक स्लोप होती है, एक उसका हम कह सकते हैं कि ऊंचाई कह सकते हैं. कोई जगह ऊंची है, कोई जगह नीची है. तो एक एलिवेशन जो होता है, किसी की स्लोप जो होती है लैंड की, सरफेस की, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है हमारी वेजिटेशन में भी और वाइल्ड लाइफ में भी. तो इस रिलीफ में भी दो पॉइंट हमारे आएंगे. एक आएगा हमारा लैंड, दूसरा पॉइंट हमारा आएगा सॉइल. सो लैंड के बारे में देख लेते हैं. द नेचर ऑफ द लैंड, plain, hilly or plateau, determines the kind of vegetation which will grow in it. अब जिस तरह की लैंड होगी उसी तरह की वेजिटेशन इसमें ग्रो करेगी. एग्जाम्पल के लिए देखिए, फर्टाइल लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. जो प्लेन एरिया है फर्टाइल लैंड पे, वहाँ पे उस लैंड को हम क्या यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए? कल्टीवेशन के लिए, वेजिटेशन के लिए और क्रॉप्स के लिए. इसी तरह से अंडुलेटिंग जो होता है, अंडुलेटिंग मीन्स वेवी, रफ स्ट्रक्चर है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, इस तरह की ज़मीन पे क्या होती है? ग्रेजिंग की जाती है. एनिमल पाले जाते हैं और ग्रेजिंग की जाती है. तो इस तरह की लैंड पे जो है हमारे लिए एग्रीकल्चर करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. सो इसीलिए हम जो है इसमें
चेंज कर देते हैं और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से हम चीज़ों को देख लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइदर इनटू ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स। वुडलैंड्स होते हैं फॉरेस्ट, और इसको वुड्स भी कहा जाता है। वैसे वुड का मीनिंग जो होता है लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स और वुडलैंड्स फॉरेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह की अंडुलेटिंग जो होती है हमारी रिलीफ, उसमें मेनली क्या होते हैं, या तो हमारे ग्रासलैंड्स होते हैं या तो हमारे फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल। इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर तरह की लोकेशन में, जगह में अलग अलग तरह की जो है सॉइल पाई जाती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग तरह की सॉइल है तो अलग अलग वेजिटेशन भी होगी। फॉर एग्जांपल एलुवियल एंड डेल्टाइक सॉइल, वहाँ पर होते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। स्लोप ऑफ हिल्स, कॉनिकल ट्रीज। तो इस तरह से सॉइल भी डिटरमाइन करती है किस तरह से वेजिटेशन किस टाइप की होगी, है ना। तो ये था हमारा सॉइल के बारे में। अब देखो, एनिमल एंड बर्ड्स ऑल्सो इनहैबिट लोकेशंस बेस्ड ऑन रिलीफ। रिलीफ पर बेस्ड होकर भी एनिमल्स और बर्ड्स भी अपनी लोकेशन जो होती हैं या अपनी ब्रीडिंग जो है वो करते हैं। जैसे कि वेटलैंड्स जो होते हैं, वेटलैंड यानी कि दलदली भाग, वेटलैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ के जो वेटलैंड है, वहीं पर ही माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आते हैं माइग्रेट करके। इसमें हमारा साइबेरियन क्रेन हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, पिंक प्लमेज हो गया। दीज आर दी बर्ड्स species which come to the India every year. So the second point is climate, which also affects the vegetation. So in climate there are certain points. For example, temperature, photoperiod, precipitation. So climate को समझना बहुत जरूरी है। What is climate? Climate का लेसन एक अलग से हमारा ज्योग्राफी में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So climate को थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए। देखिए, क्लाइमेट की डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ आपको, इसमें नहीं लिखी हुई है। क्लाइमेट इज़ अ सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ओवर एन एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एरिया की वेदर कंडीशंस होती हैं लंबे समय के लिए, तो वो लंबा समय कितना होगा? इट इज़ 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स। उसी टाइम को हम जो है क्लाइमेट के उसमें कंसीडर करते हैं। अब क्लाइमेट के कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं। क्लाइमेट और वेदर दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है और दोनों के एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो वेदर क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण की दशा है मौसम, और जलवायु जो है मौसमी दशाओं का कुल योग है। जिस तरह की मौसमी दशाएं होंगी उसी तरह का क्लाइमेट होगा, जलवायु होगा। और एक और डिफरेंस ये है कि क्लाइमेट को चेंज होने में या जलवायु को चेंज होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जबकि वेदर को चेंज होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, विद इन आवर, विद इन मिनट, विद इन वीक, जबकि क्लाइमेट को चेंज होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए भी हमें 30 ईयर्स के डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है, तभी हम उसके बेसिस पे ही इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि क्लाइमेट में कितना चेंज हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, टेम्परेचर इसमें देखिए। सो एज द क्लाइमेट गेट्स कोल्डर आइदर बाई इंक्रीज इन एल्टीट्यूड और बाई गोइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर। दोनों में सेम दो इसमें कंसेप्ट दिए गए हैं। पहला इसमें दिया गया है इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हाइट के लिए भी होता है। एक सर्टेन हाइट पे हमारा जो है टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इट इज़ 165 मीटर्स पर जाकर के जो है 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, साधारण ह्रास्य दर। हिंदी में इसको साधारण ह्रास्य दर कहा जाता है, जिसमें तापमान में गिरावट आती है। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री तापमान में गिरावट आ जाती है। अब देखिए हाँ, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ भी जाएंगे तो भी टेम्परेचर कम होगा, और उसी तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन भी चेंज होगी। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, देन अल्पाइन। अब ये जिस सीक्वेंस में दिया गया है, ये इक्वेटर वाला जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है, इक्वेटर से ऊपर, और नीचे का सब ट्रॉपिकल, और फिर उसी तरह से नीचे टेम्परेट, देन अल्पाइन। अल्पाइन वेजिटेशन जो होती है एक तरह से पोलर वेजिटेशन हम कह सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट इसमें फोटो पीरियड। द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट इज नोन एज फोटो पीरियड। लॉन्गर फोटो पीरियड दैट मीन्स फास्टर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो फोटो पीरियड को समझेंगे, इसमें ये होता है बेटा द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। सनलाइट का जितना अमाउंट है और जितना ड्यूरेशन है वो जितना, उसी को ही हम फोटो पीरियड कहते हैं। और फोटो पीरियड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही फास्टर ग्रोथ होगी हमारी वेजिटेशन की। एग्जाम्पल के लिए इन वार्मर रीजन्स प्लांट्स ग्रोज फास्टर। एग्जाम्पल के लिए देखो इसमें दिया हुआ है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय एंड सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय।
नॉर्दर्न स्लोप जो है हिमालय की वो एक तरह से लाइट वेजिटेशन है, जबकि सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय जो है एक थिकर वेजिटेशन है, क्योंकि सदर्न स्लोप पे जो है ज़्यादा अमाउंट में हमें जो है फोटो पीरियड देखने को मिलता है या सोलर रेडिएशन देखने को मिलता है, सनलाइट ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब आ गया है हमारा प्रेसिपिटेशन। हैवी रेनफॉल एरियाज आर ऑलवेज कवर्ड विद डेंस वेजिटेशन। जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा, जिस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होगा वहाँ पे वेजिटेशन भी उतनी ही डेंस मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए साउथ वेस्ट मानसून रेन्स ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड लीवर्ड साइड रिमेन रिलेटिवली की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, रिलेटिवली ड्राई। अब देखो इसमें दो कंसेप्ट आए हैं, विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड जो होती है एक्चुअली जैसे ही मॉनसून विंड्स हमारी चलती हैं, क्लाइमेट वाले लेसन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मॉनसून विंड हमारी जो है इंडियन ओशन के लेफ़्ट से यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन या कहें कि मेडागास्कर के पास से हमारी जो है विंड्स मॉइस्चर लेकर चलती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ और आकर के इस पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रेनफॉल करती हैं। उसी कंसेप्ट को ही मॉनसून कहा जाता है। इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, ब्रॉडर कंसेप्ट जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लाइमेट वाले लेसन में। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जिस भी साइड पर जो क्लाउड्स होंगे, मॉइस्चर सस्टेन करने वाले क्लाउड्स जो टकराएंगे वहाँ पर वो रेनफॉल करेंगे। तो इसी तरह से वो होगी हमारी विंडवर्ड साइड, जिस साइड से जो है एयर आ रही है और रेन कर रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। सपोज दिस इज़ आवर इंडियाज़ मैप एंड हियर वी हैव मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका के यहाँ पे। इधर से विंड चलिए मॉइस्चर लेके और इधर जो टकराएगी वेस्टर्न घाट पर, ये हमारा लीवार्ड साइड वो विंडवार्ड साइड होगा। और इसके अपोजिट जो ये वाला एरिया होगा, ये बीच वाला, ये होगा हमारा लीवर्ड साइड। दैट मीन्स द एरिया विच डू नॉट गेट प्रॉपर रेनफॉल रिलेटिवली, यानी कि लेफ़्ट के कंपैरिजन में, यानी कि जो एरिया मैंने आपको इसमें बताया जो जिससे डायरेक्ट हमारी जो है मॉइस्चर वाली विंड टकराती हैं, उस एरिया के रिलेशन में या रिलेटिवली हम कह सकते हैं ड्राई होता है वो एरिया। तो लीवर्ड एरिया जो होता है ड्राई होता है और विंडवर्ड एरिया ड्राई नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेजिटेशन। सो आई थिंक आज इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है। बाकी का लेसन मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इसमें अगर अब तक जो समझाया, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ give thumbs up and subscribe to the school channel. Thank you.